सुबह के 7 बज रहे थे। रसोई में बर्तनों की खनखनाहट और गैस पर रखे तवे की आवाज़ के साथ बहू सीमा की चिर परिचित आवाज़ फिर से गूंज उठे। मम्मी जी, जरा धीरे चलिए। यह क्या, आपकी चाय गिर गई दरवाजे पर। अब देखो कितना चिपचिप पूरा फर्श हो गया। मक्खी भी आपके कारण इतनी भिनभिना रही हैं। हर सुबह चाय पीनी है आपको, लेकिन किसी दिन खुद बनाकर दिखा दीजिए। मनोरमा धीमे कदमों से चाय का कप हाथ में पकड़े खड़ी रही। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा अब भी कुछ सहने को तैयार थी। राजीव, उनका इकलौता बेटा, सामने डाइनिंग टेबल पर बैठा मोबाइल में डूबा था। पत्नी माँ को इतना सुना रही है, लेकिन आंखें नहीं उठी उसकी। माँ की भावनाओं को तो छूना अब कब का छूट चुका था। सीमा ने जोर से कहा, ये देखिए, आज फिर डिब्बे का ढक्कन नहीं लगाया। मेरी रसोई को पूरा अस्त व्यस्त कर देती हैं। अब उम्र हो गई है तो कम से कम पीछे हाथ तो रखिए। माँ चुप रही, वही चुप्पी जो कई सालों से उनका गहना बन चुकी थी। लेकिन इस चुप्पी के पीछे हर ताने की चोट गहराई से दर्ज होती जा रही थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि माँ अब कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक अवांछित आदत बन चुकी हैं। जैसे पुराना सामान जिसे फेंका नहीं गया, बस किनारे कर दिया गया। दोपहर को सीमा अपने किटी पार्टी की तैयारी में जुटी थी। बालों में रोलर लगे थे, चेहरे पर पैक, और मोबाइल पर अपनी सहेली निधि से बातें चल रही थी। अरे नहीं रे, तू तो भाग्यशाली है। मेरी तो सांस अभी तक जिंदा है। घर में मुर्दा सी घूमती रहती हैं, कुछ काम की नहीं, पर नखरे पूरे हैं। दिन भर चाय भजन और अपने पुराने जमाने की बातें। माँ ने यह सुन लिया था, पर न हौले से कुछ कहा, न नजरें उठाई। बस धीरे से बालों में सफ़ेद रंग की चूटियाँ को गुनती रहीं। हर चूटिया में उनकी अवहेलना की एक लकीर थी। शाम को राजीव ऑफिस से लौटा। माँ ने थाली सजा कर रखी। राजीव, दाल थोड़ी ना मीठी हो गई है, पर खा लेना, खांड गलती से ज़्यादा पड़ गई। सीमा झट बीच में बोली, और नहीं तो क्या, आपको तो खाने से ज़्यादा ध्यान दाल में गलती निकालने में होता है। थाली लेने का शौक है तो बना लिया कीजिए। राजीव ने सिर झुका लिया। वो सदा की तरह चुप रहा, लेकिन उस रात मनोरमा जी की आंखों में नींद नहीं आई। उन्होंने पहली बार दिल से सोचा, क्या मैं सिर्फ एक बोझ बन चुकी हूँ? लेकिन एक साथ कई जवाब उन्हें मिल गया। रातों रात उन्होंने एक फैसला ले लिया। अगली सुबह माँ ने पूजा की, गीता उठाई और एक छोटा सा बैग निकाला। बहू सीमा की अलमारी में रखे कपड़ों की अलमारी में एक कोना देखती रही। वो कोना जहाँ उन्होंने अपनी बहू के लिए शादी में रखे साड़ी और गहने कभी बड़े प्रेम से छिपा कर रखे थे। अब वह सब देने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वो बस एक पत्र छोड़ गई और निकल पड़ी वृद्धाश्रम की ओर, और अपनी चुप्पी का उत्तर खोजने। रोज की तरह सीमा जैसे ही रसोई में चाय बनाने आई, उसे कुछ अलग लगा। गैस नहीं जली थी, आज चाय नहीं बनी थी, तुलसी में पानी नहीं डाला गया था, और पूजा की घंटी भी कहीं नहीं बजी। उसे झुंझलाहट हुई, आज मम्मी जी फिर सो गई हैं क्या? कमाल है, बुजुर्ग बनते ही जिम्मेदारी खत्म समझ लेते हैं। वह गुस्से में नीचे गई, लेकिन माँ का कमरा खाली था। अलमारी में कपड़े सलीके से रखे हुए थे, पलंग तह किया हुआ, और तकिए के नीचे एक चिट्ठी रखी थी। सीमा ने चिट्ठी खोली। बेटा राजीव और बहू सीमा, अब समय आ गया है कि मैं खुद को थोड़ी सी इज्जत दे सकूं। जीवन का अंतिम पड़ाव है, जहां हर दिन किसी की दया पर नहीं, थोड़ी सी आत्म शांति पर जीने का मन करता है। मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ। वहाँ मेरी ज़रूरत शायद नहीं होगी, लेकिन कम से कम बोझ समझकर देखा तो नहीं जाएगा। अपना ध्यान रखना, माँ। यह सब देखकर सीमा की सांसें थम गई। उसने जल्दी जल्दी पूरे घर में तलाश की, लेकिन माँ का कोई सामान गायब नहीं था। सिर्फ गीता, एक पुरानी फोटो और एक जोड़ी चप्पल नहीं दिख रही थी।
राजीव जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकला, सीमा ने नजरें चुराते हुए कहा, आपकी माँ वो वृद्धाश्रम चली गई क्या? राजीव के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। सीमा और राजीव वृद्धाश्रम का पता लगाने की कोशिश कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। सामने मिसेज मेहरा थी, पड़ोस की तेज तरार औरत, आवाज कड़वी लेकिन सीधी। अरे सीमा बहू, सुना आपकी सास वृद्धाश्रम चली गई है। वाह रे आधुनिकता, अब माँ बाप को बाहर भेजकर घर बड़ा और दिल छोटा रखते हो। सीमा ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आंटी, दरअसल वो खुद ही चली गई, हमने नहीं भेजा। मिसेज मेहरा ने आंखों में तंज के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ, कौन सा बूढ़े अकेले चले जाते हैं। माँ ने जाने से पहले आखिरी बार क्या खाना खाया था याद है? सीमा ने पहली बार महसूस किया, ताने जब बाहर से आए तो आत्मा में चुभते हैं। राजीव चुपचाप बैठा था, आंखें गिली। सीमा, माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की, वो क्यों चली गई? हाँ? तब सीमा ने तमतमाते हुए कहा, अब सारा दोष मुझ पर मत डालिए, मैं तो हमेशा घर संभालती रही, उन्होंने ही कभी मुझे बहू समझा क्या? राजीव ने पहली बार सीधे आंखों में आंखें डालकर कहा, और तुमने उन्हें कभी माँ समझा क्या? सीमा ठिठक गई, पहली बार पति का यह रूप देख रही थी। उसने जितने ताने माँ को मारे थे वे अब सीने में गर्म अंगारों की तरह जलने लगे थे। रोज मैं उन्हें ताना देती थी, छोटी छोटी बातों पर, कभी पानी ज़्यादा, कभी कपड़े की जगह, कभी मेहमानों के सामने बोलना, लेकिन वे कभी कभी ज़्यादा नाटक करने लग जाती थीं। उस रात सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वो माँ की चप्पलें देखकर रुक गई। वो तस्वीर जो माँ हर रात तकिए के नीचे रखती थी, वही अब उसे घूर रही थी। उसे याद आया, एक बार सीमा के बेटे अर्जुन को तेज बुखार आया था। माँ ने पूरी रात सिर पर पट्टी रखी थी। वही सीमा आराम से सोई रही थी। अब वर्तमान में सीमा ने दराज खोली। उसमें एक पुराना फोटो एल्बम था। अर्जुन के जन्म के समय माँ की तस्वीरें, उसकी शादी के वक्त माँ के चेहरे पर सजी मुस्कान, और एक चिट जो शायद माँ ने कभी सीमा के लिए लिखी थी लेकिन दी नहीं थी। सीमा बहू, तुम मेरे बेटे की अर्धांगिनी हो, तुम्हें अपनाना मेरा सौभाग्य होगा। आशा है कि हम दोनों एक दूसरे की आदतें समझकर एक परिवार की तरह रह पाएंगे। यह सब पढ़कर सीमा की आंखें छलक उठीं। उस रात सीमा ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं गलत थी? और पहली बार जवाब मिला, हाँ। स्थान शांति निकेतन वृद्धाश्रम। दिल्ली के बाहरी इलाके में मनोरमा जी वृद्धाश्रम के छोटे से कमरे में बैठी थीं। एक साफ सुथरी चारपाई, एक स्टील की अलमारी, खिड़की के पास तुलसी के गमलों और दीवारों पर टंगी गीता की एक छोटी सी प्रतिकृति। यही अब उनका संसार था। सुबह के समय वहाँ एक शांति थी, ना ताने, ना टोका टोकी, ना उपेक्षा। सुबह पहली बार बिना डर के दिन की शुरुआत। एक वृद्ध महिला, लक्ष्मी देवी, जो पिछले 3 वर्षों से वहीं रह रही थी, मनोरमा जी के पास आकर बोली। लक्ष्मी देवी हंसते हुए, बहन जी, यहाँ चाय भी मिलती है और साथ में मुस्कुराने की आज़ादी भी। मनोरमा जी मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने वर्षों बाद बिना किसी डर, अपेक्षा या चिंता के किसी से बातचीत की थी। मनोरमा जी धीरे से बोली, मुझे तो लगता था कि बुजुर्गों की आवाज़ अब कोई सुनता नहीं, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग है। लक्ष्मी देवी, यहाँ हम सब एक दूसरे की माँ, बहन, बेटी बन जाते हैं। यहाँ कोई बहू ताने नहीं देती, कोई बेटा आंखें नहीं फिरता। दोपहर के समय वृद्धाश्रम में गीता पाठ होता था। सब बुजुर्ग हॉल में इकट्ठा होते थे। भजन गूंजते थे, रघुपति राघव राजा राम। मनोरमा जी अपने पति की तस्वीर को पास रखकर धीरे धीरे बोलती, अब मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ हर कोई मेरी उम्र का दर्द जानता है। कुछ बुजुर्ग महिलाएं रुमाल में आंखें छुपा लेती, लेकिन यहाँ कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी। हर चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन इन झुर्रियों में अपमान नहीं, अनुभव और अपनापन झलकता था।
शाम को वृद्धाश्रम की कैंटीन में सब साथ बैठकर खाना खाती थीं। कोई पूछता, बहन जी आज तो सब्जी बहुत अच्छी बनी है, तो कोई कहता, पालक देखकर मेरी नातिन की याद आ गई। मनोरमा जी पहली बार किसी भोजन को मुस्कुराकर खा रही थीं। घर में तो जब भी खाना बनाती थी कोई ना कोई कमी निकलता था। दाल पतली है, सब्जी फीकी है। अब यहाँ स्वाद नहीं, साथ की कद्र होती है। इधर सीमा के मन की बेचैनी बढ़ती जाती है। सीमा को जब यह पता चला कि मनोरमा जी वृद्धाश्रम में ठीक ठाक हैं, तब उसके मन में एक राहत की बजाय अजीब सी बेचैनी बैठ गई। उसने सोचा, वो तो दुखी होंगी, शायद मुझसे नाराज होंगी। सीमा ने पहली बार अपने बेटे अर्जुन को देखा, जो खाली आंखों से पूछ रहा था, मम्मा दादी कहाँ हैं? क्या वो हमें छोड़कर चली गई? सीमा को जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा हो। उसी दिन राजीव ने शांति निकेतन वृद्धाश्रम में फ़ोन किया। फ़ोन रिसेप्शनिस्ट दीपाली ने उठाया। राजीव, नमस्ते, क्या मैं मनोरमा जी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, लेकिन वो इस समय तुलसी में पानी डाल रही हैं, मैं बुला देती हूँ। कुछ देर बाद माँ की आवाज़ आई। मनोरमा जी धीरे से लेकिन शांति से, राजीव कैसे हो बेटा? राजीव गला रूंधा हुआ, माँ आप ठीक है ना? खाना मिल रहा है ना? कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफ वहाँ होती है जहाँ शब्द तीर बनते हैं। यहाँ सब अपने जैसे हैं। खाना सादा है पर बिना तानों के है। राजीव यह सुनकर एकदम चुप रह गया। सीमा दूर से ही सुन रही थी। हर शब्द उसे उसके अपने शब्दों की याद दिला रहे थे। यहाँ वृद्धाश्रम में मनोरमा जी ने पहली बार दरी पर बैठकर हंसी में भाग लिया। एक बुजुर्ग महिला ने उनके लिए एक चुटकुला सुनाया, हम तो भगवान के पास नहीं जा रहे, बस बच्चों की तरफ से थोड़ा जल्दी भेज दिए गए हैं। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। मनोरमा जी की आंखें भरी थीं, लेकिन होठों पर सालों बाद पहली सच्ची मुस्कान थी। और सीमा वो पहली बार कमरे के कोने में बैठकर खुद से कह रही थी, माँ को हमने घर से निकाला, लेकिन उन्होंने खुद को अकेला नहीं होने दिया। मैं तो घर में रहते हुए भी अब सबसे अकेली हो गई हूँ। कभी सुबह की शुरुआत रसोई में चाय की खनक, तुलसी पर घंटी की आवाज़ और मनोरमा जी की मधुर राम राम से होती थी, लेकिन अब पूरा घर मौन था। अर्जुन 6 साल का मासूम बच्चा आंख मलता हुआ आया और रसोई में झांक कर पूछा, मम्मा दादी ने आज तुलसी को पानी क्यों नहीं दिया? सीमा चुप। दादी तो रोज मुझे बिस्कुट देती थी, आज वो क्यों नहीं आई? सीमा का गला रूंध गया। उसने बिस्किट का डब्बा सामने रखा, लेकिन अर्जुन ने नहीं लिया। मम्मा दादी वाला बिस्किट अच्छा लगता है, उसमें कहानी मिलती है। सीमा ने उसे गले लगा लिया, पर उसका अपना सीना सन्नाटे से भरा था। आज खाने में दाल, आलू गोभी और रोटी बने थे। राजीव टेबल पर बैठा, पर निगाहें सामने उस कुर्सी पर टिक गई जो अब खाली थी। राजीव धीरे से बोला, माँ हर बार रोटी में घी लगा कर देती थी, तुम भूल गई हो शायद लगाना। सीमा चौंकी, मैंने तो घी रखा ही नहीं, सोचा तुम्हें पसंद नहीं। मुझे घी नहीं, माँ का हाथ चाहिए था। तुम्हारे जुल्मों से बचने के लिए वे चली गई मुझे छोड़कर। उसकी यह बात सीमा के सीने में बर्फ की तरह चुभ गई। शाम को अर्जुन अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। सीमा क्या बना रहे हो बेटा? अर्जुन मासूमियत से बोला, मैं दादी को चिट्ठी लिख रहा हूँ, उनका पता मिलेगा तो पोस्ट कर देना। सीमा एकदम सन्न। हर पल उसे एक सबक दे रहा था। अर्जुन ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई, प्यारी दादी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैंने तो आपको तंग नहीं किया ना। अब कोई मुझे कहानी नहीं सुनाता और ना ही बिस्किट में प्यार होता है। आप कब वापस आएंगी? प्लीज़ जल्दी आ जाइए। आपका अर्जुन। सीमा ने कॉपी छीन ली और जोर से अर्जुन को गले लगा लिया। आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। सीमा रोते हुए बोली, दादी तुम्हारी वजह से नहीं गई बेटा, मेरी वजह से गई।
मैंने उन्हें कभी प्यार नहीं दिया। मैंने हर रोज उन्हें नीचा दिखाया। कभी नमक कम तो कभी दाल पतली, कभी पूजा करने से रोका, कभी उनके हाथों से बनाई चाय पर नाक भौं चढ़ाए। उसे वो दिन याद आ गए जब उसने किसी मेहमान के सामने ताने मारे थे, मम्मी जी अब पुरानी हो चुकी हैं, बस बैठी रहती हैं, इतनी जल्दी थक जाती हैं, तो अब क्या करें हम। हाँ, इनके बिना ही सब मैनेज हो जाता है। अब वही इनके बिना घर से मानवीयता ही चला गया था। रात को अर्जुन बोला, मम्मा दादी के पास चलो ना, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। आपको माफ़ी मांगनी है क्या? सीमा यह सब सुनकर सिहर गई। वह धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता कि मम्मा ने गलती की है? अर्जुन, जब मैं किसी से गुस्सा करता हूँ तो मम्मा कहती है माफ़ी मांग लो, तो आप भी तो गुस्सा करती थी ना। सीमा उस मासूम जवाब पर फुट फुट कर रो पड़ी। सीमा ने रात की मंदिर की घंटी बजाई, जो सालों से उसके हाथों से नहीं बजी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैंने अपनी सास को घर से नहीं उनके दिल से दूर किया। अब मुझे उन्हें वापस लाने की ताकत दीजिए, माफ़ी मांगने की हिम्मत दीजिए। पश्चाताप में रात भर सो ना सकी सीमा। उठते ही सबसे पहले तुलसी पर जल चढ़ाया। बरसों बाद बच्चा अर्जुन अपनी कॉपी लेकर आया। मम्मा दादी को मेरी चिट्ठी दे देना, कहना कि अर्जुन रोज उनके बिना सो नहीं पाता। सीमा ने कॉपी को सीने से लगा लिया। राजीव बाहर खड़ा सब देख रहा था। अब भी समय है सीमा, माँ को वापस लाओ। माफ़ी मांगने में इज्जत घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। सीमा की आंखों में कुछ टूट रहा था, शायद अहम। सीमा स्कूटी पर निकली। गेट से बाहर पहली बार अकेली गई माँ को ढूंढने। दिल की धड़कन तेज थी। सोचते सोचते आंखें नम हो रही थीं। अगर माँ ने बात नहीं की तो, अगर उन्होंने माफ़ नहीं किया तो। खैर, अब सीमा वृद्धाश्रम के गेट पर पहुंची। सामने एक छोटी सी बगिया थी जिसमें कुछ बुजुर्ग हंसते हुए ताश खेल रहे थे। कोई भजन कर रहा था, कोई पोते से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। यह दृश्य सीमा के अंतर को चीरता चला गया। सीमा मन में, जिसे हमने घर से बेघर किया और वो यहाँ कितनों की माँ बन गई है, और मैं अब तक सिर्फ पत्नी और बहू ही बनी रही, बेटी कभी नहीं बन सकी। वृद्धाश्रम के रिसेप्शन पर सीमा पहुंची। मैं मनोरमा जी की बहू हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। दीपाली, ओ आप, वो तो बगीचे में तुलसी के पास बैठी हैं, बहुत शांति से रहती हैं यहाँ। सीमा ने कांपते हुए कदमों से बगिया में प्रवेश किया। मनोरमा जी एक लकड़ी की बेंच पर बैठी थी, हाथ में गीता और पास में अर्जुन की तस्वीर। सीमा कुछ कदमों की दूरी पर रुकी और वर्षों बाद माँ को मुस्कुराते हुए देखा। मनोरमा जी ने चेहरा उठाया। कुछ क्षण शांति रही। सीमा घुटनों के बल बैठ गई। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको सिर्फ सांस समझा, कभी माँ की तरह महसूस नहीं किया। मनोरमा जी धीरे संयमित स्वर में बोली, गलती नहीं बहू, तुमने वही किया जो आज की हर बहू करती है। शायद मैंने भी अपनी सास के साथ ऐसा किया हो। सीमा ने माँ के हाथ थाम लिए। सीमा आंसुओं के साथ, नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। आपने मुझे बेटी कहा था, पर मैंने हर रोज आपको पराया समझा। आपकी चाय में कमियां निकाली, आपकी पूजा को मजाक बनाया। मैंने आपको अकेले कमरे में कैद कर दिया, जैसे आप कोई सामान हो। मनोरमा जी की आंखों में भी आंसू आ गए, पर चेहरा शांत रहा। मनोरमा जी, शायद यही जीवन है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बूढ़े छोटे महसूस होने लगते हैं। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको लेने आई हूँ, घर चलिए। अर्जुन भी बहुत याद करता है। मनोरमा जी, मैं अभी ठीक हूँ सीमा बहू, यहाँ मुझे कोई ताना नहीं देता, कोई बेकार नहीं कहता। पहली बार जीवन में मैंने खुद से बातें करना सीखा है और ये शांति मुझे पसंद आने लगी है। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। क्या अब आप कभी वापस नहीं आएंगी? मनोरमा जी धीरे से बोली, आऊँगी,
लेकिन जब तुम्हारा मन नहीं, घर का वातावरण मुझे बुलाएगा। बहू की माफ़ी नहीं, बहू की आत्मा जब माँ को अपनाए, तब मैं फिर से लौटूंगी। सीमा घर नहीं लौटी तुरंत। वो वहीं वृद्धाश्रम के बाहर बैठी रही, एकांत में सोचती रही। उसके चेहरे पर पहली बार पछतावे की नहीं, सुधार की आकांक्षा की झलक थी। सीमा वृद्धाश्रम से लौटकर सीधे रसोई में गई। तुलसी की तरफ देखा। सूखी पत्तियां जमीन पर गिरी हुई थीं। रसोई में माँ की जगह खाली थी। एक अदृश्य उपस्थिति जैसे अब हर कोने में पसरी थी। राजीव ने देखा कि सीमा ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपने आप बर्तन उठाकर माँ की पसंदीदा कटोरी में चावल धोने लगी। राजीव धीरे से बोला, बात की तुमने? सीमा धीरे से लेकिन दृढ़ता से बोली, हाँ। उन्होंने कहा कि जब घर उन्हें सिर्फ लेने नहीं, जगह देने के लिए तैयार होगा, तब वो लौटेंगी। अगले दिन सुबह अर्जुन की नींद मंदिर की घंटी से खुली। अर्जुन चौंकते हुए बोला, आपने घंटी बजाई? हाँ। सीमा मुस्कुराते हुए, आज से हर दिन दादी का दिन होगा और हम उन्हें हर चीज़ में याद रखेंगे। सीमा ने माँ के पुराने पूजा के फूलदान, गीता, मूर्ति फिर से मंदिर में सजाई। तुलसी में पानी डालते हुए उसने पहली बार मन से प्रार्थना की, हे भगवान, इस बार माँ को सिर्फ बहू नहीं, बेटी बुलाएगी अपने घर, बिना किसी शर्त, बिना किसी शिकायत के। दोपहर में जब सीमा ने और रसोई में घी की रोटी और मूंग की दाल बनाई तो राजीव को अचरज हुआ। राजीव, इतनी मेहनत किसके लिए? हाँ। सीमा, माँ के लिए। मुझे मालूम है वो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे इस घर को पहले उनके काबिल बनाना है। ताना मारना बंद कर दिया है, अब तहजीब सिखाना है खुद को। राजीव आश्चर्य से, तुम सच में बदल गई हो सीमा। सीमा गंभीर होकर, नहीं राजीव, मैं अब पहली बार वो बनने जा रही हूँ जो माँ के आने से पहले बन जाना चाहिए था, एक बेटी। अर्जुन ने दादी की तस्वीर के पास अपनी छोटी सी चिट्ठी चिपकाई। दादी, अब मम्मा गुस्सा नहीं करती। उन्होंने आपकी तरह कहानियाँ भी सुनानी शुरू की हैं। आप जल्दी आ जाइए। सीमा ने देखा और चुपचाप एक और चिट्ठी रख दी। माँ, मैंने आपकी अनुपस्थिति में आपकी महत्ता जानी। जब आप लौटेंगे तो आपके लिए ये घर नहीं, एक सच्चा परिवार होगा। मिसेस मेहरा जब शाम को आई तो देखा सीमा पूजा की थाली सजा रही थी। मेहरा आंटी आश्चर्य से, अरे सीमा बहू, ये बदलाव आखिर कैसे? सीमा शांति से बोली, जब कोई माँ घर से चली जाती है तो घर ईंटों का ढांचा रह जाता है। अब मैं उसे फिर से घर बना रही हूँ। मेहरा आंटी बोली, अब तो तुम्हारी सास को गर्व होगा तुम पर, शायद लौट भी आए। राजीव ने देखा कि सीमा रात को माँ की पसंदीदा रामायण पढ़ रही है। राजीव, क्या माँ को हम बुलाएं? सीमा, नहीं, पहले उन्हें यह महसूस हो कि अब यहाँ उन्हें सिर्फ बुढ़ापे की ज़रूरत नहीं, सम्मान मिलेगा। अब वो इस घर में सहने नहीं, जीने आएंगी। रात को सीमा माँ की तस्वीर के सामने बैठी और फूट पड़ी, माँ, अब मैं बहू नहीं, बेटी बनना चाहती हूँ। हर वो बात जो आपको तोड़ी, मैं अब उसी से घर को जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप लौटें तो मेरा सिर झुका हो और आपकी आंखें ऊंची हों। अगली सुबह दरवाजे पर घंटी बजी। अर्जुन दौड़ा दौड़ा आया। मम्मा, कोई आया है? सीमा ने दरवाज़ा खोला, लेकिन अभी सामने कोई नहीं। बस दरवाजे के बाहर रखा था एक छोटा सा पत्र, एक तुलसी का पौधा और एक मोती की माला। पत्र में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुम अब तैयार हो, मैं आने की तैयारी कर रही हूँ माँ। तुलसी का पौधा अब फिर से हरा हो गया था। हर सुबह सीमा दीपक जलाती, घंटी बजाती और भजन लगाती, वो भजन जो मनोरमा जी के प्रिय थे। रघुपति राघव राजाराम। राजीव और अर्जुन टेबल पर पहले से बैठते हैं और अब रोटियां माँ की स्वाद वाली होती हैं, क्योंकि सीमा ने अब हर रोटी में सम्मान और आदर का घी मिलाना सीख लिया था। एक दिन अर्जुन चुपचाप आकर सीमा से बोला, मम्मा, आपने कहा था दादी आएंगी, वो कब आएंगी? हाँ। सीमा ने उसे गोद में लिया और कहा, बेटा, दादी तभी आती हैं जब घर में
सिर्फ कुर्सी नहीं, दिल में जगह बनती है। हमने जगह बना ली है, अब वो आने ही वाली है। शांति निकेतन वृद्धाश्रम की बगिया में मनोरमा जी तुलसी को पानी दे रही थी। तभी दीपाली उनके पास आई। माँ जी, आपकी बहू ने फ़ोन किया था, कह रही थी कि उन्होंने घर को बदला है, अब आप वहाँ सिर्फ रहने नहीं जीने जाएंगी। मनोरमा जी चुप रही, फिर धीमे से मुस्कुराई। अब वो मुझे लेने नहीं, अपनाने आई है। ये फ़र्क सबसे बड़ा होता है। मैं तैयार हूँ। सीमा ने घर की सफाई की, माँ का कमरा सजाया। दीवार पर माँ की पुरानी तस्वीर लगाई, जिसमें वो साड़ी की पल्लू से अर्जुन को झूला झुला रही थी। रसोई में माँ की पसंदीदा चीज़ें बनाईं, घी वाली रोटियाँ, मूंग दाल, आम का अचार और बेसन का हलवा। राजीव ने देखा कि सीमा ने माँ के कमरे में उनका जीना स्वेटर भी तकिए के पास रख दिया था। राजीव भावुक होकर बोला, सीमा, ये सब माँ को बहुत पसंद आएगा। सीमा धीरे से बोली, मैंने जो छीना था अब उसे लौटाने नहीं, उसकी पूजा करने आई हूँ। शाम के 4 बजे गेट की घंटी बजी। अर्जुन सबसे पहले दौड़कर घर की ओर गया। अर्जुन खुश होकर चिल्लाया, मम्मा, दादी आ गई। सीमा के हाथ कांपने लगे। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसके कदम भारी हो गए। दरवाजे पर मनोरमा जी खड़ी थीं, हाथ में बैग, चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान जो बरसों से बहू को चुप्पी में समझ आई थी। अब पता चला संस्कार थी। सीमा घुटनों के बल उनके चरणों में बैठ गई। माँ, मुझे क्षमा कीजिए, आपने जो सहा उसे मैं समझ ना सकी। मैं सोची थी आपके जाने के बाद मैं चैन से जीऊंगी, लेकिन एक एक पल मुझे सता रहा था। मनोरमा जी सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अब मैं बहू की सास नहीं, बेटी की माँ बनने आई हूँ। सीमा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। राजीव ने माँ के स्वागत में आरती ली। अर्जुन ने माँ को गुलाब का फूल पकड़ाया और कहा, दादी, आप फिर से मुझे कहानी सुनाओगी ना? मनोरमा जी ने उसे गोद में लिया और कहा, अब हर कहानी पहले बहू से शुरू होगी, क्योंकि असली नायिका वही है जिसने खुद को बदला। सीमा ने माँ को खाना परोसा। माँ, पहली रोटी आपके लिए, आज घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो गई। मनोरमा जी हंसकर बोली, ये घी नहीं, सम्मान है, और बेटी से ऐसा भोजन मिले तो अमृत लगता है। सारे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। बरसों बाद मनोरमा जी की वापसी की खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी थी। बड़ी बड़ी बातों से शुरू हुआ यह विषय अब आत्ममंथन का कारण बन रहा था। मिसेज मेहरा, जो पहले ताना देती थी, इस बार सच में स्तब्ध थी। मिसेज मेहरा अपनी सहेली से बोल रही थी, मैंने तो समझा था कि वो कभी लौटेंगी ही नहीं, लेकिन सीमा, वो तो जैसे नई इंसान बन गई हो। सहेली, और क्या, आज तो उसने अपनी सास के पैर दबाते हुए हलवा बनाया और मंदिर में दोनों साथ पूजा कर रही थीं। मिसेस मेहरा आंखें सिकुड़कर, हमें भी अपनी बहुओं से बात करनी चाहिए, शायद सिर्फ ताने देकर नहीं, समझाकर। एक दिन राजीव अपने कॉलेज के दोस्त विजय से मिलने गया। विजय, भाई सच बता, तूने माँ को आश्रम भेजा था क्या? राजीव नजरें झुकाकर, हमने नहीं भेजा था, उन्होंने खुद छोड़ दिया था घर। और अब? वो सीमा ने अपनी गलती स्वीकार की और माँ को लेनी नहीं, गले लगाने गई। अब ये घर फिर से घर बन गया। विजय चुप रहा। उसे भी याद आया, उसकी पत्नी की माँ से कभी नहीं बनती थी। विजय मन ही मन बोला, शायद मुझे भी घर जाकर बात करनी चाहिए। पड़ोस की कुछ बुजुर्ग महिलाओं और बहुओं ने तय किया कि अब महीने में एक बार सास बहू संवाद दिवस रखा जाएगा। सीमा ने उसका पहला आयोजन अपने आंगन में करवाया। सीमा, आज हम सब मिलकर एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे। बहुएं बोलेंगी कि उन्हें क्या ठेस पहुंचती है और माएँ बताएंगी कि क्या उन्हें असुरक्षित महसूस कराता है। एक एक करके महिलाएं बोलने लगीं। एक बहू, जब कोई मेहमान आता है तो मेरी सास हमेशा कहती है कि कुछ आता जाता नहीं है इसे, तब बहुत बुरा लगता है। एक सास, और जब बहू फ़ोन में उलझी रहती है और हम कुछ बोल दे तो कहती है, माँ जी आप नहीं समझेंगी, तब लगता है हम पुराने हो गए हैं। मनोरमा जी ने सबको देखा और कहा, हम सास हैं, बहुएं नहीं, पर हम औरतें तो हैं ना, दर्द समझने की काबिलियत तो होनी चाहिए हमें।
अगर एक बहू की झुकने से एक माँ की रीढ़ सीधी हो जाए तो ये झुकना मेरी सबसे बड़ी जीत है। पूरा धीरे धीरे वक्त आगे सरकता गया। कई साल गुजर गए। अब घर का लाडला व सीमा का बेटा भी शादी लायक हो चुका था। धूमधाम से विवाह हुआ और घर में अब आई एक नई बहू, साक्षी। साक्षी पढ़ी लिखी, तेज तर्रार, आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन थोड़ा बोल्ड, थोड़ा स्मार्टफोन में रहने वाली और हर चीज़ में प्रैक्टिकल सोच रखने वाली। शादी के तीसरे दिन साक्षी सुबह 9 बजे तक सो रही थी। सीमा ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। सीमा नरम स्वर में, साक्षी बेटा, चाय बन गई है, सब इंतज़ार कर रहे हैं। साक्षी हड़बड़ा कर बोली, ओ मम्मी जी, मैं उठ ही रही थी, लेकिन मैं नॉर्मली नाश्ता 10 बजे करती हूँ। सीमा ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराई, लेकिन भीतर कहीं कुछ खटक गया। 10 बजे? घर में इतने काम रहते हैं और ये आराम से सो रही है। ये ढील सही नहीं। मनोरमा जी को भी यह सब ठीक नहीं लग रहा था। बेटा, सुबह थोड़ा मंदिर में दीपक जला लिया करो, घर का शुभ होता है। साक्षी हंसकर, बिल्कुल दादी जी, पर मैं पूजा वगैरह रोज नहीं करती, बस अपने तरीके से ध्यान करती हूँ। होप दैट्स ओके। मनोरमा जी कुछ नहीं बोली। सीमा ने वहीं पास खड़े होकर सुना। उसका चेहरा खिंच गया। बहू के तो गलत लक्षण हैं। माँ जी ने तो मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं किया था ये सब। दोपहर के खाने में साक्षी ने सब्जी में हल्का मसाला डाला। सीमा ने रोटी लेते हुए कहा, सीमा, नरम मगर चुभते अंदाज में, हमारे घर में तो थोड़ा ना गाढ़ा मसाला चलता है। खैर, नई बहुएं सीखती हैं धीरे धीरे। साक्षी मुस्कुरा दी, लेकिन आवाज़ की तीखापन समझ गई। मनोरमा जी सब कुछ देख रही थी। रात को वो सीमा के पास आई, वही बालकनी में बैठी। बहुत व्यस्त हो गई हो आजकल, या फिर से बहू से सांस बनना शुरू हो गया? हाँ? सीमा चौंकी, गंभीर होकर बोली, नहीं माँ, मैं तो सिर्फ बस कुछ आदतें हैं नई बहुओं की जिन्हें देखकर लगता है कि टोकना जरूरी है। मनोरमा जी, क्या तुम चाहती हो कि साक्षी भी वही महसूस करे जो तुमने किया था, कि सास सब कुछ जज करती है और बहू कभी पूरी नहीं पड़ती? सीमा चुप हो गई। उसने माँ की आंखों में देखा। वही सवाल, वही नज़र जो कभी उसके लिए थी, अब उसके भीतर उतर रही थी। रात को आईने के सामने खड़ी सीमा खुद से पूछ रही थी, क्या मैं फिर वही करने जा रही हूँ जो मुझे चोट देता था? क्या बहू से बेटी बनने की सीख सास बनते ही भूल जानी चाहिए? वो कुछ पल यूं ही खड़ी रही, फिर आईने में माँ का चेहरा दिखा और साथ ही एक पुराना ताना याद आया। मम्मी जी अब पुरानी हो गई हैं, घर में बस पड़ी रहती हैं। उसने सिर झुका लिया। सुबह सीमा ने खुद साक्षी के कमरे में चाय लेकर दस्तक दी। बेटा, ये चाय मैंने बनाई है, वैसे घबराना मत, इसमें वो पुराना ताना नहीं डाला मैंने, बस अदरक डाली है। साक्षी हैरान होकर, अरे मम्मी जी आप? मैंने सोचा बहू बनने के बाद अब एक सास बनने का मौका मिला है, क्यों ना इस बार बहू को बेटी बना लिया जाए। साक्षी मुस्कुराते हुए चाय लेती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। जहाँ सांस नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान को समझता है। सीमा अब वही बातें करती है, लेकिन अंदाज बदल चुका है। साक्षी बेटा, पूजा नहीं करती तो कोई बात नहीं, कभी कभी मुझे साथ देते ना, बस मैं अकेली महसूस ना करूं। सब्जी जैसी भी बनाओ, अगर उसमें अपनापन हो तो उस बात की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही रिश्ते भी निभाओ तो प्यार और मिठास के साथ। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी।